भारतीय जनता पार्टी जिस महाराष्ट्र परंपरा का हवाला दे रही है कि कैंडिडेट जो वापस लिया गया है उसमें, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्रीयन परंपरा है? और क्या इस महाराष्ट्रीयन परंपरा का एक नमूना आपको देखने में भारत जोड़ो यात्रा में भी मिल सकता है? क्योंकि महाराष्ट्रीयन परंपरा की जहां तक बात होती है और यात्रा की बात होती है, मैं आपको याद दिला दूं कि जब चंद्रशेखर की भारत यात्रा हो रही थी, तब तमाम दलीय आग्रहों से ऊपर उठ करके उस दौर में वहां के मुख्यमंत्री ने उस यात्रा के लिए तमाम इंतजाम कराए थे और राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार ने संयुक्त रूप से उसकी अगवानी की थी। तो क्या यह महाराष्ट्रीयन परंपरा अंधेरी के उपचुनाव के लिए अपनी सुविधा से इस्तेमाल की जा रही है, या महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने के बाद जो सियासी परिवर्तन या जो सियासी नैरेटिव सेट होने की बात कही जा रही है, उस पर कोई प्रभाव आपको पड़ता हुआ दिखता है? हाँ अभिषेक जी, ये यात्रा मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में अगले महीने 5 या 6 तारीख को एंटर करने वाली है देगलूर से, और वहाँ से वो करीब करीब 15 दिन महाराष्ट्र में रहेगी। इस तरह की बात अभी तक कांग्रेस पार्टी से अभी तक आई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से शायद एक एक अलग नैरेटिव यहाँ पर आ सकता है। वो ये है कि भाई महाराष्ट्र में सिर्फ 10 दिन की यात्रा करके राहुल गांधी ये मैसेज दे रहे हैं कि उनके लिए महाराष्ट्र बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये तो बहुत ही अजीब लॉजिक हो गया है, लेकिन ठीक है, वो अपना पॉलिटिक्स खेलेंगे। लेकिन जहाँ तक यात्रा की महाराष्ट्र का जो लेग है उसका सवाल है, मुझे लगता है ये एक आप देखिए नांदेड़ में एक बहुत बड़ी जंगी सभा होने जा रही है, ऐसा मेरी जो इनपुट है। अशोक चव्हाण जी जो है वो करीब करीब 2 लाख लोग इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर और एमवीए के अंदर एक तरह से एक उत्साह का वातावरण तो इससे बना है जरूर। और मेरे ख्याल से सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, सारे देश में कांग्रेस के वर्कर्स में एक उत्साह का वातावरण इससे बना है। और महाराष्ट्र में अभी जो कुछ भी हुआ, जो एमपी की सरकार थी जिस तरह से उसको गिराया गया, तो एक उसका एक बदला लेने की एक जो इच्छा होगी एमवीए के पार्टनर्स के बीच में, तो वो शायद अभी इससे इस यात्रा से उस इच्छा को बल मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अर्थात ये नहीं हो सकता है कि जब तक इस गवर्नमेंट की टर्म पूरी नहीं तब तक कुछ हो जाए। हाँ, अगर अभी जो 2 गुट साथ में मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके आपस में कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन एमवीए की कोशिश से तो ये सरकार गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक उत्साह का वातावरण जो बना है उससे आने वाले जो 2024 के जो इलेक्शंस है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एमवीए के लिए होगा, ऐसा हम देखिए। भीड़ इकट्ठा होना यानी उसका नेसेसरली जरूरी नहीं है कि वो वोट में ट्रांसलेट हो। हमने इस तरह की भीड़ उत्तर प्रदेश में भी देखी है, जब प्रियंका गांधी इलेक्शन में जब खड़ी थी वहां पर और वो कैंपेन कर रही थी, पूरा कांग्रेस का दारोमदार उन पर था, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा जहां जहां जाती होती थी, लेकिन कांग्रेस को वहां कुछ मिला नहीं। लेकिन इस यात्रा का स्वरूप अलग है, ये कोई इलेक्शन की यात्रा नहीं है, तो इसलिए इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऐसा एक लगता है। जहां तक उसका स्वागत कौन करेगा इसका सवाल है। मुझे लगता है कि शरद पवार जो है वो सिर्फ नांदेड़ की सभा में शायद वहां पर वो हाजिरी लगाएंगे, वो चल तो नहीं सकते। अब सुप्रिया सुळे चलेगी या नहीं चलेगी पता नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से बात आई है कि एनसीपी और शिवसेना इसमें शामिल होंगे। एनसीपी और शिवसेना ने अभी तक इसमें शामिल होने की अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे जो है वो राहुल गांधी के साथ शायद पैदल चलेंगे, हो सकता है सुप्रिया सुळे भी चलेगी। लेकिन इसमें ये होता है कि ये तीनों आखिर में इलेक्टोरल पार्टनर्स तो है और उनका एक कॉमन जो अपोजिशन है वो बीजेपी है, लेकिन इसमें आपस की सीटों का जो बंटवारा है वो भी एक अपने आप में अलग उसका डायनेमिक्स होता है। ऐसा ना हो कि इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज सिर्फ कांग्रेस को मिले और कांग्रेस इसमें तर जाए और बाकी एनसीपी और शिवसेना को थोड़ा सा नुकसान हो जाए, मतलब जो सारे वोट जो है कांग्रेस ही बटोर ले। ऐसा ना हो, ये भी देखा जाता है पॉलिटिक्स में, जब 3 पार्टी आपस में। अभी बीच में उद्धव ठाकरे जी मेरे ख्याल से भुजबल जी के सभा में गए थे, तो मैंने जो सुना है, मेरा जो इनपुट है, जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया गया तो आधे मिनट तक तालियां बजती रही। तो उनकी पॉपुलैरिटी में जो इजाफा हुआ है अभी जो रिसेंटली जो कुछ भी हुआ उससे,
तो कहीं ना कहीं एनसीपी को अंदर से थोड़ा सा डर तो होगा कि भाई ऐसा ना हो कि शिवसेना की ओवरशैडो कर ले उनको, ये और या फिर कांग्रेस ओवरशैडो कर ले। तो आपस का उनका जो एक तीन पार्टियों का डायनेमिक्स है, वो अपने आप अपनी जो फॉर्चून है उसको बचाए कैसे रखा जाए, और उसकी कोशिश वो जरूर करेंगे। लेकिन उनके पास पर्याय नहीं है, उनको साथ में ही लड़ना है। मान लीजिए बीएमसी के इलेक्शन है, तो हो सकता है कि वो तीनों एक साथ ना लड़े, कांग्रेस अलग से लड़े, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है। हो सकता है इलेक्शन के बाद वो साथ में आए। तो ये सारी बातें जो है, एक पक्का है कि कांग्रेस की यात्रा से तीनों को फायदा होगा, क्योंकि जी। कांग्रेस का फायदा यानी दोनों बाकी दोनों पार्टियों का भी फायदा है। तो एमवीए में एक उत्साह का वातावरण है, जो कांग्रेस बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, डेड हो गई थी, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हर जगह, उसमें एक जान आ गई है, जान फूकी है इस यात्रा ने। और आने वाली जो सियासत है 2024 तक, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इतनी बात पक्की है अभिषेक जी। शरद पवार की सियासत पर ही बहुत नजदीक से नजर डाली जाए तो एक चीज साफ दिखता है, उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, या राज्य में भी जब उनकी महत्वाकांक्षा रही हो, एक टर्म है ना, द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन, उस स्थिति में शरद पवार को के फ्लोरिश करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये अब दुर्भाग्य की बात है कि 1999 में जब उन्होंने पार्टी बनाई, उसके बाद कोई 96 जैसी परिस्थिति दिल्ली में पैदा नहीं हो पाई कि शरद पवार की अहमियत बढ़े। अब महाराष्ट्र की सियासत में जब उद्धव ठाकरे एक तरफ आ रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और इस पूरे माहौल में एक नाथ शिंदे का एक बर्डन बन जाना, मतलब एक नॉन स्टेट एक्टर जिसको कहा जाए, उस तरह से उनकी भूमिका का हो जाना, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत इस मोड़ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को अब किस प्रकार से दिखाई देता है कि आगे की सियासत में उसका स्कोप? हाँ अभिषेक जी, ऐसा है कि अभी फिलहाल जो चित्र है वो तो यही है कि बीजेपी एक तरफ है और ये तीनों एक तरफ है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनका तीनों का आपस में अपना एक अलग डायनेमिक्स है। एनसीपी नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। एक मिनट, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उद्धव ठाकरे जी को अगर मिल, हेलो, आप सुन जी सकते हैं? जी हाँ जी। हाँ। तो हाँ, तो वो आपस में उनका भी बैलेंस उनको बनाना है, तो उनकी आपस की जो रस्साकशी है वो भी चलती रहेगी। ये हमको ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरे एक दिल से होकर तीनों बस अभी अपना एक ही एम है, बीजेपी को परास्त करना, ऐसा नहीं है। वो आपस में एक दूसरे का भी टकराव थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। हाँ, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, बीजेपी की राजनीति में क्या है, विंडिक्टिव राजनीति कर रही है। मतलब आप अगर हमारे साथ नहीं तो आप जेल में जाएंगे। तो ये सारे अपोजिशन को, ये जो पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब अपोजिशन को टारगेट करना, मतलब अपोजिशन के टॉप लीडर्स को जेल में डालना, ये पहले इस देश में इतने बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं देखा गया। तो जो हर पार्टी के साथ में बीजेपी ये कर रही है, तो इस बात से बहुत सारा का सारा अपोजिशन आहत है। और इसीलिए जो जो हम देख रहे हैं अपोजिशन यूनिटी की जो बात चली है और बड़े सीरियसली चली है, वो इसीलिए चली है क्योंकि अपोजिशन नहीं, अदरवाइज बीजेपी के साथ में अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस तो कोई भी बनाना चाहेगा, क्योंकि आखिर में सत्ता के लिए आप पॉलिटिक्स में है। लेकिन कोई जेल में नहीं जाना चाहता, कोई इस तरह की स्थिति में नहीं जाना चाहता है कि भाई आपको पूरा पॉलिटिक्स ही खत्म कर दिया जाए। जिस तरह का बीजेपी की राजनीति है, वो जेडीयू को खत्म करने के लिए बिहार में विवेक पूरे देशपांडे जी, उनके मेरा उनकी सवाल कोशिश रही। दरअसल मेरा मेरा जी, सवाल दरअसल ये है आपसे, मैं सीधे सीधे ही पूछ लेता हूँ कि टू टेक ऑन उद्धव एंड पवार कंबाइंड, कैन देवेंद्र फडणवीस अगेन चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं वो? नहीं, मुझे इस बात पे मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। मुझे इतनी बहुत गहराई से पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसा आपने कहा कि क्या ये जो कैंडिडेट विड्रॉ किया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई चाल है। इसलिए कि देखो, 2 दिन पहले तक आप ये इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे थे, 2 दिन में ही आपका निर्णय कैसे बदल गया? मतलब ऐसा क्या है आपको दिखा 2 दिन में कि नहीं नहीं ये तो, अगर उनको शिवसेना को थोड़ा सा कुछ एक फीलर देना था तो पहले से ही देते, ये चाल पहले से ही खेलते। ये जो मूर्खतापूर्ण बात उन्होंने की है कि 2 दिन पहले तक इस तरह के खेल खेलना और 2 दिन के बाद कैंडिडेट विड्रॉ करना। जैसे मुख्यमंत्री जब बना रहे थे नए कॉम्बिनेशन का, उस समय भी उन्होंने यही किया।
पहले देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा था, मिठाई वगैरह बट रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि शिंदे जी को बनाया गया। तो मुझे समझ भी नहीं आता कि इसमें एकदम अचानक इस तरह से बदलाव आने की क्या क्या गरज थी, ऐसा क्या पॉलिटिक्स था इसके पीछे। अगर करना था तो सुचारू रूप से पहले से ही सब तय होता। तो ये इसमें कोई मुझे शिवसेना को कोई फिलर देने वाली बात नहीं लग रही है। ये प्योरली मिसकैलकुलेशन था, ऐसा मुझे लगता है। प्राइमा फेसी तो प्योरली मिसकैलकुलेशन था, उनको समझ में नहीं आया। वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, पॉलिटिकली बहुत समझते हैं, लेकिन वैसा है नहीं। हर बार वो बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हैं ऐसा नहीं है। कई बार मूर्खतापूर्ण बातें भी उनकी तरफ से होती है। वो चाणक्य है, लेकिन चाणक्य हर बार इंटेलिजेंट काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर आदमी से गलती होती है, तो हो सकता है ये भी उनसे हुआ हो। तो इस ऐसा कॉम्बिनेशन अभी बदल जाएगा महाराष्ट्र में, और बीजेपी और शिवसेना शायद फिर से साथ में आ जाएगी, मगर ऐसा मुझे बिल्कुल आज की स्थिति में तो नहीं लग रहा है। और इतनी जब रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अभी ये अबाउट टर्न हो जाएगा तो लोगों की नजर से भी वो उतर जाएंगे। इस बात तो इलेक्टोरली भी इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। तो आज जो कॉम्बिनेशन हमको दिख रहा है, एक तरफ एमवीए, दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे ग्रुप, यही कॉम्बिनेशन आने वाले समय में चलता रहेगा। अगर किसी वजह से ये जो सरकार चल रही है अभी नई, जो फिर से आई है, इस सरकार में कुछ अगर बदलाव आते हैं, मतलब शिंदे जैसे कि कहा हमने लायबिलिटी बनती जा रही है, तो कहीं समय ऐसा आता है बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनको अगर मुख्यमंत्री हम बनाए रखते हैं तो इससे हमारी इज्जत खराब हो सकती है। तो अगर वो इस शिंदे जी को झटकना चाहे, पता नहीं कैसे झटकेंगे, अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको सपोर्ट तो इतने लोगों का चाहिए। उस पर क्या बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है, क्या फिर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया जा सकता है, पता नहीं। अभी तो ये लायबिलिटी फिलहाल बनी है, इससे कैसे इसको झटक के अलग कर दिया जाए, ये अभी वो सोच रहे होंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो उनको ये सरकार को कैसे भी करके चलाना है। जब तक चलती है बहुत ज्यादा इसमें इज्जत खराब ना हो, ये भी उनको ध्यान में रखना है। तब तक तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। हो सकता है 5-6 महीने के बाद हमको कुछ बदलाव दिखे, लेकिन ये बदलाव इस तरह का हो सकता है क्या कि अभी जो एमवीए का कॉम्बिनेशन है उसमें से कुछ लोग आके बीजेपी के साथ मिल जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं।